Today we will discuss about the famous poem composed by John Donne, The Sun Rising। ये फेमस पोएम है। आप कोई भी क्लास में ले लो, आप ये पोएम ज़रूर स्टडी करोगे और इस पोएम को लिटरेचर के स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये मिल ही जाती है। इस पोएम तो वेल नोन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पोएम की ये कि इस पोएम में जो जनरल हमारे यहाँ तो सन को ईश्वर गॉड की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जो जॉन डन है वो इस पोइम में किस तरह से सन को फटकार लगाते हैं, कितने रूड तरीके से लगाते हैं, तो वो सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत न्यू, इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी न्यू है। तो हम उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये पोइम एक लव लिरिक पोइम है। ठीक है, लव लिरिक सेम वैसे जैसे गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है, इन द सेम वे ये भी एक लव लिरिक पोइम है। और दूसरी बात ये मेटाफिजिकल ट्रेडिशन में लिखी है। देखो, एक तो है ये, यहाँ लिख देती हूँ लव LOVE लव लिरिक। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये मेटाफिजिकल ट्रेडिशन में ही लिखी है। मेटाफिजिकल ट्रेडिशन में ही इस पोएम को लिखी है। और ये एक रिएक्शन को डिपिक्ट करती है कि किस तरह का बोल्ड और अनकन्वेंशनल लवर है जो सनराइजिंग को किस तरह से रिएक्ट करता है। वो उस चीज़ के बारे में बताता है कि किस तरह से बोल्ड और अनकन्वेंशनल लवर रिएक्ट करता है सनराइजिंग को, विच मेक द बिगिनिंग ऑफ द डे एंड फोर्सेस द लवर टू लीव द बेड। द पोइम इज इंस्पायर्ड बाई डन्स लव फॉर हिज डियर वाइफ एनी मूर। किसको इंस्पायर की है ये? एनी मूर, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके। ये इनकी वाइफ है एनी मूर, जो 1601 में इनकी मतलब मैरिज हुई। ठीक है, एनी मूर को इन्होंने बहुत सारी लव पोइम्स जो हैं अपनी डेडिकेट की हैं, तो यहाँ पर भी ये पोइम भी इन्होंने एनी मूर को ही डेडिकेट की है। द tone of the speaker is criticizing and full of disdain as it addressed to the sun. There is a great contrast between the beginning and the ending part of the poem in the sense that initially the speaker is full of wrath and disdain toward the sun, but toward the end he silently admits its vitality and its power. It is loaded with the witty concepts and unbeatable logics of this poet. The images are derived from the geographical exploration. Its language is colonial and part. तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज़ की है पोइट ने, मेटाफिजिकल टर्न में है, और जोग्राफिकल इसमें एक्सप्लोरेशन को यहाँ पर यूज़ किया है। और जो इसकी कंसेप्ट इसमें यूज़ किए हैं वो तो माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट यहाँ पर पोइट ने यूज़ किए हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं इस पोइम में, और हम इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। Busy old fool, unruly sun, why thou thus through windows and through curtains call on us। यहाँ पर जो पोइट है वो बोल रहा है कि जो सूर्य है वो सुबह से शाम तक व्यस्त रहता है। तो ये बोल रहा है कि बिजी रहने वाले बूढ़े हो गया, तुम कितने टाइम से इस धरती को गर्म कर रहे हो, तो तुम तो व्यस्त रहने वाले बूढ़े सन हो जो लॉन्ग टाइम से ही लोगों को गर्मी पहुंचाने का, सीज़न को चेंज करने का या वार्म अप करने का जो काम करते हो वो तुम तो पुराने टाइम से ही कर रहे हो, और इसलिए अब तुम क्या हो गए हो? ओल्ड हो गए हो। अनरूली सन, तुम तो अव्यवस्थित हो, तुम्हारा कोई टाइम नहीं है, तुम कभी भी आ जाते हो। अनरूली, तुम अनिर्धारित हो। वह डज ताउदस, कि यहाँ पर डेयर है, यहाँ पर तुम्हारा साहस कैसे, यहाँ पर जो डज है इसका मतलब है डियर, कि तुम्हारा साहस कैसे हुआ। थ्रू विंडोज, खिड़कियों के द्वारा, एंड थ्रू कर्टेन कॉलनस, पर्दों के द्वारा, कॉलनस, तुम हमें बुला रहे हो। तुम्हारे इतना साहस कैसे हो गया कि तुम इनके द्वारा हमको बुला रहे हो। तो यहाँ का जो पोइट है वो बोल रहा है कि कॉल ऑन मतलब तुम मुझे हमें क्यों बुला रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत क्यों है, तुम अपना काम करो, तुम हमें क्यों जगा रहे हो। तो यहाँ पर पोइट को अजीब लगता है जब सन उनको सुबह फोर्स करता है कि वो अपना बेड छोड़ दें, कि दिन हो गया, इस बात को बताने के लिए सन आ गया। तो उन्हें इस चीज़ का बुरा लगता है, और कहीं ना कहीं वो सन को फटकारते हैं, उसको फटकारते हैं। मस्ट टू दाई मोशंस लवर सीजन, क्या तुम्हारी जो गतियाँ हैं
लवरों के सीजनों को चलाएंगी। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहा है, इसमें भी वो क्वेश्चन कर रहा है, इसमें भी वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम जिस टाइम पे तुम चलते हो वो टाइम से क्या तुम्हारी जो तुम लवरों को भी चलाना चाहते हो। तो जो हमेशा पोइम की जो पहली लाइन होती है वो इंट्रोडक्शन से ऊपर आप लिखोगे, ठीक है। तो ये आपको याद करने वाली होती है हमेशा। जैसे पोइम का मैं आपको अभी मैंने पोइम का आंसर फॉर्मेट अभी नहीं बताया है, जब मैं पोइम का आंसर फॉर्मेट आपको बताऊंगी तब इस बात को हम डिस्कस करेंगे कि पहली लाइन पोइम की क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी लास्ट लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है, और इससे इम्पोर्टेंट इसकी जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होती है वो किस तरह से आपको आंसर में पुटअप करनी होती है। इसलिए आपको ये बात अच्छे से याद रखनी होती है फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए भी। और इन द सेम वे तुम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी तुम्हें इस बात की याद रखनी चाहिए कि यही लाइन है, और उस टाइम पूछ जाएंगी किस पोएम में कौन सी लाइन है और कौन सा राइटर ने इस पोएम को लिखा है। तो ये सभी चीज़ें, इसलिए आपको लाइन्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। सॉसी पेडेंटिक रैच गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज एंड शॉप अप्रेंटिस है ये। गो टेल कोर्ट हंसमैन दैट द किंग विल राइड। अब यहाँ पर जो पोइटिस है वो बोलता है तुम्हारा काम किन लोगों के लिए है। तो यहाँ पर वही बात का डिस्कस किया है, यहाँ तक तो का हो गया। अब हम करते हैं सोसी पेडेंटिक। सोसी का मतलब होता है पेडेंटिक, और ऐसे तीनों वर्ड हैं, इनका अलग मीनिंग होता है। सोसी का मतलब होता है एक तरह से रूड कोई पर्सन, क्या रूड को दिखाता है आपका ये। और पेडेंटिक का मतलब होता है जो शो ऑफ करते हैं, शो ऑफ करना, जो शो ऑफ करते हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर पेडेंटिक वर्ड यूज़ किया। और रेज का मतलब है जो जिनकी क्वालिटी लो है, जो क्या होते हैं लो क्वालिटी के, लो क्वालिटी, जिनकी लो क्वालिटी होती है उनके लिए यहाँ पर वो एक तरह से क्या होता है, एक तरह से गाली देता है सूर्य को और बोलता है वो चाहते तुम तो उन लोगों का पीछा करो जो बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, एंड अप्रेंटिस जो प्रशिक्षक हैं जिस चीज़ की उन्हें ट्रेनिंग लेनी है उस ट्रेनिंग के लिए वो लेट हो रहे हैं। गो टेल कोर्ट, और कोर्ट्स के हंट्समैन जो शिकार पे जाने वाले जो शिकारी लोग हैं जो राजा के साथ जाएंगे उनसे बोलो कि राजा भी अब शिकार करने के लिए तैयार हो गया, तुम भी अब जाग जाओ और तुम भी तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर जो पोइटेस है खुद का हटा के अदर जो लोग हैं जिनके लिए सन की ज़रूरत है उसकी तरफ हमारा ध्यान ले जाता है, हमें उस तरफ वो ले जाता है। गो जाओ एंड टेल कोर्ट हंटमैन, और जो शिकार करने जाते हैं दरबारी जो लोग हैं जो राजा के साथ में शिकार जाते हैं उनसे कहो कि राजा अब राइड के लिए तैयार है, घुड़सवारी के लिए तैयार है। कॉल कंट्री आंट्स एंड्स to harvest offices love alike, no season knows nor climb nor hours days months which are the races of टाइम। तो यहाँ पर जो पोइट है ये दो लाइन अलग है, ये जो लाइन है इसी में इंक्लूडेड है, यहाँ तक इंक्लूडेड है, ठीक है। ये जो चार लाइन है इनका एक मीनिंग है, इन चारों का एक मीनिंग है, और उसके अलावा इन दो लाइनों का अलग मीनिंग है, और उसके बाद में ये पोएम जो लाइन है इनका अलग मीनिंग है। तो इस तरह से आपकी जो लाइन है पोएम्स में डिवाइडेड होती हैं और उसी के आधार पर वो अपना मीनिंग देती हैं। कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेज, और जो यहाँ पर कंट्री एंड्स का मतलब है किसान, फार्मर लोग। वैसे ज़्यादातर जितने भी ब्रिटेन लोग हैं वहाँ पर द कंट्रीमैन के नाम से उनको फार्मरों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो बोले वो भी सुबह उठकर अपने हार्वेस्ट अपनी फसल को काटने के लिए चले जाते हैं। तो तुम उन लोगों को जगाओ जो सुबह उठ के अपनी फसलों को काटें, उनको उनकी फसलों से रिलेटेड कोई काम होता है तुम उसको करो। लव अलाइक, प्यार अलाइक, एक समान होता है। नो सीजन नोज नॉर क्लाइमेट, ना तो सीजन जानता है ना ही किसी क्लाइमेट को जानता है। नोर आवर्स, ना घंटों को जानता है ना दिनों को जानता है ना महीनों को जानता है। जो तो टाइम के क्या होते हैं टुकड़े होते हैं, रेस होते हैं, एक तरह से जैसे फटे हुए कपड़े के अगर हम फाड़ते हैं तो उसकी लीर अगर हम अलग अलग करते हैं तो टाइम को यहाँ पर जो पोइट है आपने उसी की तरह रिप्रेजेंट किया, उसी की तरह उन्होंने बताया है। तो ये जो दो लाइन है, ये लास्ट की जो दो लाइन है, जो ये दोनों लाइन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको याद करने ही ये पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ये बोला है कि लव अलाइक, प्यार तो सभी का समान होता है, सभी के लिए समान होता है।
जिसके लिए ना तो कोई सीज़न है, ना जो कोई क्लाइमेट है, और ना किसी घंटे मंटे का इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। थाई बीम्स सो रेवेरेंट इन स्ट्रॉन्ग वाई स्टूडेंट्स थाउ थिंग। थाई बीम्स तो तुम्हारी किरणें हैं। बीम का मतलब होता है जो पुंज, किरणों का इधर रेज होता है किरणें, बट अगर हम बहुत सारी किरणें एक साथ डालते हैं तो उनको बीम बोलते हैं। थाई बीम तो तुम्हारी किरणों का पुंज है। सो रेवेरेंट वो कठोर है, एंड स्ट्रॉन्ग मजबूत है। वाई स्टूडेंट्स थाउ थिंग तो तुम क्यों नहीं सोचते हो, तो तुम्हें सोचना चाहिए। आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड देम विथ ए विंक बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग। तो देखो ये लाइन भी इसकी इम्पोर्टेंट है। आई कुड एक्लिप्स मैं ग्रहण लगा सकता हूँ, एंड क्लाउड देम बादलों से धुंधला कर सकता हूँ, विथ ए विंग एक पलक के झपकने से। मैं मतलब अगर चाहूँ तो मैं तुम्हें धुंधला करता हूँ। तो यहाँ पर पोइट एक तरह से बोल रहा है कि अगर उसकी जो लवर्ड है, अगर वो एक तरह से झपकेगी, अगर वो एक आँख बंद के झपके तो वो सूर्य भी से, मतलब कहने का मतलब है इतनी हाइपरबोलिक स्टाइल में अपनी जो लवर है उसको यहाँ पर पोइटिस कंपेयर करता है सन से। कंपेयर भी नहीं करता, उसको हाई कंपेयर करता है, और उसको उसकी जो लवर है सन से भी वो ऊपर बताता है। उसको बोलता है यदि वो एक पलक भी झपका पाते तो वो अंधेरा कर सकता है, एक उसको क्लाउड कर सकता है, ग्रहण लगा सकता है उसके ऊपर। बट दैट लेकिन यदि मैं ऐसा करूँगा तो मैं अपनी आँख बंद करके ऐसा करूँगा, और यदि मैंने ऐसा कर दिया तो उस टाइम मैं अपनी जो बिलव्ड है उसको नहीं देख पाऊँगा, उसकी आँखों को नहीं देख पाऊँगा। तो पर मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि उसके लिए तुम्हें देखूँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब पोइट का बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ़ हर आइज़ हैव नॉट ब्लाइंडेड दैन, यदि उसकी आँखें, मतलब अगर वो इतनी सुंदर इतनी अच्छी है, उसकी आँखों में चमक है, यदि वो तुम्हारी तरफ देखे तो तुम भी अंधे हो जाओ। बट वो मैं ऐसा नहीं करना चाहती। लुक देखो एंड टुमारो लेट, अब तुम जाओ और कल आना, टेल मी और मुझे बताना वेदर बोथ एंड। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट हो जाता है, हम तो उसकी डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं।